बहू का फोन। एक मैसेज ने बदल दी सास की सोच। शर्मा जी के घर आज मानो तूफान आ गया हो, और आए भी क्यों ना। उनकी एक लौती बेटी शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए मायके जो लौट आई है। और जब से आई है ना कुछ बोल रही है ना सुन, बस लगातार जोर जोर से रोए जा रही है। दरवाजा खुलते ही वो सीधे अंदर भागी और माँ सावित्री देवी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। अरे नंदू, क्या हुआ बेटा? अचानक इस तरह तू रो क्यों रही है? कुछ बोल तो सही। माँ, आपने मेरी शादी किस घर में कर दी? वहाँ सब सब बहुत अजीब है। हुआ क्या है बेटा? साफ साफ बता, हम ऐसे कैसे समझेंगे? कोई कुछ कह दे। शर्मा जी भी घबराए बैठे हैं अंदर। शर्मा जी, जो अभी तक ड्राइंग रूम में निःशब्द बैठे थे, आखिर खुद को रोक नहीं पाए और अंदर आ गए। नंदिनी बेटा, देख, हम तुझे यूं रोते नहीं देख सकते। अगर कुछ गलत हुआ है तो बता, हम हैं ना तेरे साथ। नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए बैठ जाती है। थोड़ी देर तक सिर झुकाए चुपचाप बैठी रहती है, फिर धीरे से बोलती है, वहाँ मेरा कोई नहीं है माँ, ना पति ना घर वाले। मेरी हैसियत वहाँ घर की नौकरानी जितना भी नहीं। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। आखिर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? खुल के बताती क्यों नहीं? अब बहुत हो गया माँ, अब सब सहा नहीं जाता। अब मुझे रवि जी से तलाक चाहिए। तलाक। तलाक? ये क्या कह रही है नंदू? तलाक? कैसी बातें कर रही है दीदी? शुभ शुभ बोलिए। हाँ बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, पाप लगेगा, पाप। और जो लोग मेरे साथ करते हैं वो पाप नहीं है माँ। बेटा, गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत ले। पहले ये तो बता, उन्होंने तेरे साथ किया क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तूने सीधे तलाक की बात कर दी? मैं तंग आ गई हूँ वहाँ के लोगों से। रवि सिर्फ अपनी माँ की बात मानते हैं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है उस घर में। उनकी माँ हर वक्त टोकती रहती है, सर पर पल्लू मत रखो, ऐसे मत चलो, वैसे मत बैठो। मैं कुछ कहती हूँ तो रवि बोलते हैं, माँ जैसा कहती है वैसा करो। क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? सुमन जी पुराने ख्यालों की है, इसीलिए वो ऐसा कहती रहती है। इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। बात सिर्फ इतनी नहीं है पापा। कल मैंने रवि से कहा कि मुझे नौकरी करनी है। इतना सुनते ही सासू माँ भड़क गई। काफी हंगामा हुआ घर में। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने सासू माँ को जवाब दे दिया। फिर क्या था, रवि ने मुझे सबके सामने जोर से डांट दिया, और तो और वो मुझ पर हाथ भी उठाने वाले थे। क्या? मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? भावना, फोन लगाओ दामाद जी को। आखिर आज तो हद ही हो गई। माँ जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। हमें इसे इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। आराम से बैठिए, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। ये सब बकवास बातें करने का मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से फोन लगाओ। माँ जी, आप गुस्से में हैं। अगर अब बात करेंगे तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है, और दीदी के ससुराल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। क्या भाभी, आप अभी भी चाहती हैं कि मैं वहां जाऊं और फिर से वही सब सहूं? देख रही हो माँ? भावना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम नहीं चाहती हो ना कि मेरी बेटी इस घर में रहे? नंदिनी आ गई है तो तुम्हें जलन हो रही है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन इस समय गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। बस भावना, अब और कुछ मत बोलो। मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम कौन सा खेल खेल रही हो। अरे बस करो तुम दोनों, और घर को युद्ध का मैदान बना दिया है। थोड़ा चैन से जीने दो सबको। इसके बाद अगले 2 दिन तक घर में सन्नाटा रहा। सावित्री देवी भावना से इतनी नाराज थी कि उससे बात तक करना बंद कर दिया था। भावना भी अब चुप थी। उसने समझ लिया था कि इस समय कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा। वो अब बस अपने हिस्से का काम करती और फिर अपने कमरे में सिमट जाती।
लेकिन तीसरे दिन सुबह कुछ अलग था। सावित्री देवी रसोई में चाय बना रही थी जब उनकी नजर बरामदे से बाहर आते नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था, एक सिंपल लेकिन खूबसूरत कुर्ता पहना था और बाल सलीके से बंधे थे। हाथ में बैग था और चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा था, थोड़ा शांत, थोड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये देख के वो जल भुन गई। आज तो बड़ी सजी धजी लग रही है। सुबह सुबह ये कहाँ निकलने की तैयारी है? वो खामोशी से दीवार के पास खड़ी हो गई, जैसे रसोई का कुछ काम देख रही हो, लेकिन असल में उसका ध्यान नंदिनी पर था। तभी नंदिनी का फोन बजता है। सावित्री चौंक के कान खड़े कर लेती है। नंदिनी जल्दी से फोन उठाते हुए कहती है, हाँ, आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुंचती हूँ। कौन है जो इसको मिलने बुला रहा है? इतना सज धज जा रही है और इतना छुपा के बात कर रही है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सावित्री देवी के मन में कई तरह के सवाल थे। वो नंदिनी के पीछे पीछे निकल पड़ी, ये जानने के लिए कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। उनके कदम तेज हैं, लेकिन दिल में घबराहट है। नंदिनी ने जब घर छोड़ा था तब से उसने जो कुछ भी किया था वो सावित्री देवी के लिए एक गहरा रहस्य बन चुका है। आज वो हर हाल में ये जानने को तैयार है कि नंदिनी कहाँ और क्यों जा रही है। सावित्री देवी धीरे धीरे नंदिनी के पीछे पीछे चलते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास पहुंचती है और जब उनकी नजर भावना के सामने बैठे शख्स पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, ये तो दामाद जी है, लेकिन बहू इनके साथ क्या कर रही है? हाँ, तो अब समझ आया, ये जरूर मुखबर का काम कर रही है और हमारी हर एक बात को दामाद जी तक पहुंचा रही है। घर की भेदी लंका ढाए। आज पहुंच घर, फिर तुझे सबक सिखाती हूँ। ये कहकर सावित्री देवी घर चली जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही भावना घर पहुंचती है, सावित्री देवी उस पर सवालों के बौछार कर देती है। कहाँ गई थी तुम? माँ जी, वो मैं एक दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, दामाद जी कब से तुम्हारे दोस्त बन गए? ये सुनते ही भावना पूरी तरह से हिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सावित्री देवी ने गुस्से से कहा, मुझे सब समझ आ गया है कि रेस्टोरेंट में तुम दामाद जी के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही थी। क्या मम्मी, भाभी और रवि? हाँ, ये और दामाद जी सबसे छुपकर रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहे थे। अम्मा जी, नहीं, आपने जो देखा वो। बस, अब कुछ नहीं, चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? आपको गलतफहमी हुई है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा, बस तू साफ साफ बता कि खुद इज्जत से यहाँ से जाएगी या मैं धक्के मार कर बाहर निकालूं। ये सुन भावना की आंखों में आंसू निकलने लगे। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिस पर रवि का नाम लिखा है। ये देख सावित्री देवी तेजी से उसके हाथ से फोन छीन लेती है। अब तो सबूत भी मिल गया, चलो देख ही लेते हैं तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हो। वो मैसेज खोलती है और जैसे ही उसे पढ़ती है, उनके चेहरे का बदल जाता है। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। मैं आज ही नंदिनी से मिलकर अपनी गलती मानूंगा और माफी मांगूंगा। मैं उससे वादा करता हूँ कि वो जहाँ चाहे वहाँ नौकरी कर सकती है। मैं अपनी माँ को भी समझाऊंगा कि वो नंदिनी के साथ कोई ज्यादती ना करे। आपका फिर से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप मेरी आंखें ना खोलती तो मैं कभी समझ नहीं पाता कि माँ के साथ साथ पत्नी के भी कुछ अधिकार हैं जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। सावित्री देवी के हाथ से फोन धीरे धीरे नीचे सरकता है। वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है, उनका चेहरा भावुक हो जाता है। तो ये सब कर रही थी तू सच में मेरी बेटी का रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं तुझ पर कितने आरोप लगा बैठी। भावना की आंखों में भी आंसू भर आते हैं,
लेकिन वो चुपचाप खड़ी रहती है। माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे नहीं समझ पाई। भाभी, आप मेरे बारे में इतना सोच रही थी और हमने आपको गलत समझा। आपने ठीक कहा था कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन अपने गुस्से और घमंड में हम इतना पागल हो गए थे कि हमें ये भी नजर नहीं आया कि आप हमारा भला चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से माफी मांगू। कोई बात नहीं दीदी, अपनों में कभी कभी गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं। बस जरूरत होती है थोड़ा भरोसे की और थोड़ा सब्र की। जिस घर में तुम्हारे जैसी प्यारी और समझदार बहू हो, वहाँ रिश्ते कभी नहीं मुरझाते। हमें गर्व है तुम पर। और इस तरह से एक मैसेज सावित्री देवी जैसी गुस्सैल और चिड़चिड़ी सास की सोच हमेशा के लिए बदल देती है।